हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। आपकी स्टडी लगातार कंप्लीट हो रही होगी। मैं फिर हाजिर हूं लेके एक नया सिलेबस यानी एक नया टॉपिक अपने सिलेबस का, सेल बायोलॉजी का। और सेल बायोलॉजी में हम लोग डील कर रहे हैं आज स्पेशली सेल रिप्रोडक्शन। सेल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेल रिप्रोडक्शन के कौन कौन पार्ट्स होते हैं, सबके बारे में डिटेल करेंगे आज के इस क्लास में। लेकिन उससे पहले सेल बायोलॉजी के इस पहले लेक्चर्स को आपके साथ पहुंचाते हुए हमें खुशी हो रही है, तो आप भी इसे जोरदार लाइक एंड एक कमेंट करिएगा। जो भी वीडियो देखिएगा एक कमेंट करिएगा और बताइए कि सर मैं किस यूनिवर्सिटी से हूं, स्पेशली क्या करना चाहता हूं, क्योंकि ये सीरीज स्पेशली एमएससी के लिए एंड बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए रिवीजन क्लास के लिए लगाया गया है। मतलब एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए ये बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाला है। कम से कम आज के क्लासेस में हम लोग 50 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके जाएंगे। मतलब बीच बीच में जहां भी पॉइंट्स आएगा आप मल्टीपल चॉइस को मैं क्लिक कर यहां पे बताता रहूंगा। आप यदि कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप उसे नोट करते जाइएगा, क्योंकि ऐसे टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एमसीक्यू की बनने के लिए। तो चलते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं अपने टॉपिक के तरफ। मैं इधर अपने डिजिटल पैनल पे और आप उधर अपने कॉपी पे। और जो हमारे ऐप पे बच्चे ये कोर्स लेके देख रहे हैं वीडियो, ठीक, वो तहे दिल से उनको धन्यवाद कि आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं। अच्छा लगता है कि आप लोग हमें 500 का सपोर्ट देते हैं 1 साल के लिए, ठीक, वो आप अपने तरफ से देते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और हम लोग निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में हम आपके साथ लाइव सेशंस लेके आएंगे, फेस टू फेस वाला, ठीक, 1000 बच्चों का एक बड़ा सा डायग्राम आप हमारे सामने, हम आपके सामने। अब पढ़ाई होगी, हैशटैग पढ़ाई नहीं रुकेगी, वो वाली कहानी स्टार्ट होगी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएं हमारे साथ। हमारे जो सिस्टम सभी बनने हैं, हमको i5 का सर्वर लेना है एंड बाकी चीजें हैं, कैमरा है, अभी तो फोन से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक, ये भी चेंज हो जाएगा। चलते हैं अपने, स्टार्ट करते हैं आज सेल रिप्रोडक्शन का पहला प्रोसेस। और देखना आज है हमें स्पेशली यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन, क्या माइटोसिस डिवीजन सेल का पढ़ना है। उसके पहले हम देखते हैं सेल डिवीजन का एक छोटा सा इंट्रो। ये हमारा ऐप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर दीजिएगा और स्टूडेंट्स को बताइए कि हम सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बीएससी एमएससी के लिए खड़ा कर रहे हैं। वो आपके सपोर्ट से, आप प्यार देते हैं, वो हमको काफी अच्छा लगता है। आने वाले दिनों में हम यूं ही आपका साथ देते रहेंगे। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। चलते हैं, देखते हैं क्या है। एवरी सेल की बात कर रहा है, यानी प्रत्येक सेल जो होते हैं वो हमारे पास, प्रत्येक सेल के पास क्षमता होती है कि वो न्यू सेल का फॉर्मेशन कर सके। ये सबसे पहले कौन बता रहे थे? विर्चाओ बता रहे थे। कौन? विर्चाओ बता रहे थे कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो एक नए सेल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये जो सेलुलर वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, ओनियन और प्याज के अंदर का सेल की बात कर रहे हैं कि प्याज सेल में, और इन्होंने अपने सबसे पहले ओनियन सेल्स में इसकी और कहीं ना कहीं डिविजन्स के पार्ट्स को देखा और इन्होंने बताया कि हमारे पास जो हमारे सेल्स होते हैं वो पुराने किसी सेल से बनते हैं, तब जाके एक डॉटर सेल्स यानी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। आगे क्या बोलता है कि हमारे पास ढेर सारे नंबर ऐसे होते हैं जो सेल डिवीजन को कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं कि सेल डिवीजन में कौन सा फंक्शंस हो रहा है, कब सेल डिवीजन होगा, कितना इसमें इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा। इसके लिए अलग अलग नंबर कहीं ना कहीं शो कर रहे होते हैं, ठीक। और उसी नंबर्स में हमारे पास फैक्टर्स आते हैं। कौन कौन फैक्टर्स हैं, चलते हैं देखते हैं कि बिरचॉफ के अकॉर्डिंग कौन कौन ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेल डिवीजन में कहीं ना कहीं सेल्स को इंक्रीज करते हैं एनर्जी बूस्टर पे, या फिर सेल को डिक्रीज कराते हैं, ठीक। नंबर फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं यहाँ पे, ठीक, किसको? सरफेस टू बॉडी रेशियो। सरफेस टू बॉडी रेशियो बहुत बेसिक चीज है, हमको पता है भैया। जब सेल डिवीजन करेगा तो हमारे पास, हमारे सेल डिवीजन करेंगे स्पेशली, तो उनको क्या होगा? उनके बॉडी में सेल ग्रोथ होगा। पहले क्या होगा? सेल ग्रोथ होगा। अब हमको पता है कि जब सेल ग्रोथ होगा तो स्पेशली जो उनकी वॉल्यूम होगी वो क्या होगी? स्पेशली इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारा जो सरफेस होगा वो डिक्रीज होगा। क्या होगा? सरफेस डिक्रीज होगा, यानी दोनों के बीच हमारा रेशियो देखने के लिए मिलेगा। किसके बीच? हमारे बीच स्पेशली क्या मिलेगा? हमारे बीच एक सरफेस होगा। क्या होगा? स्पेशली यहां सरफेस की बात कर रहा है। और ये किसके साथ होगा? ये हमारे पास जो हमारे वॉल्यूम होंगे, क्या होंगे? वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम और
क्या वॉल्यूम और की बात करो, क्या वॉल्यूम होगा और उसके साथ क्या क्या होगा, यहाँ पे हमारा सरफेस होगा, इनके बीच एक रेशियो देखने के लिए मिलेगा। ठीक, एक हमारा घटेगा तो एक बढ़ेगा। स्पेशली कह रहा है कि जब सेल डिवीजन हमारे पास होगा, सेल ग्रो कर रहा होगा, तो हमारे पास हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और इसके साथ किसके संपर्क में, स्पेशल रिमाइनिंग सरफेस के रेशियो में। ऐसा देखने को मिलता है एज एवरीथिंग एज एब्जॉर्ब्ड थ्रू सरफेस, सो अल्टीमेटेड ए स्टेज टू रिलीज्ड व्हेन टू बिकम डिफिकल्ट फॉर द सरफेस टू सप्लाई लार्ज वॉल्यूम। यानी हमारे पास जो सरफेस होता है वो लार्ज वॉल्यूम के लिए मटेरियल को सप्लाई करने से कहीं ना कहीं घबराने लगेगा। ओके, ठीक, आगे बोलता है यहाँ पे जैसे बोलता है मिटोजन। मिटोजन का मतलब होता है कि ऐसे कुछ केमिकल्स जो हमारे सेल्स को, हमारे सेल के डिविजन्स को रोकने की कोशिश करते हैं। उनमें कौन कौन है, बोलता है क्रोमोसोम और सेल ऑर्गेनेल्स में प्रोड्यूस सम स्पेशल सबस्टेंस, यानी हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं या हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिफिकल्ट यानी अलग अलग टाइप्स के क्या करते हैं, मटेरियल्स को, सबस्टेंस को प्रोड्यूस करते हैं, और जो इनका प्रोडक्शन होता है वो किसी सेल के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसमें सेल डिवीजन के समय क्या बोल रहा है, नंबर फर्स्ट साइटोकिन्स एंड हमारे पास लिम्फोकिन्स हो जाएंगे, एंड हमारे पास एपिडर्मल ग्रोथ, क्या एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये याद रखना। इसको पूछता है कि क्या बोल रहा है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, जिसको हम EGF कहते हैं। ठीक, EGF कभी बोले कि EGF का सेल डिवीजन से क्या ताल्लुकात है। ठीक, क्या ताल्लुकात है तो आप बताना कि सेल डिवीजन से EGF का बस एक ही ताल्लुकात है कि वो वहां पे स्पेशल, इसको बोलते हैं माइटोजेंस का काम करता है, यानी एक मल्टीपल तो इसी जगह से लेके जाएंगे, यानी MCQ तो बनता है। ठीक, आगे बोलते हैं हमारे पास जितने क्या प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स डिवाइडेड ग्रोथ फैक्टर, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पे प्लेटलेट्स डिवाइडेड ग्रोथ फैक्टर भी काम करता है। उसके बाद एथिल अल्कोहल भी सेल डिवीजन को कहीं ना कहीं प्रभाव करता है, यानी प्रभावित करेगा। ये लाइन याद रखना कि एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH ये भी कहीं ना कहीं हमारे सेल डिवीजन को कहीं ना कहीं दिक्कत, प्रॉब्लम करता हुआ दिखाई देगा। ठीक, आगे बढ़े स्टूडेंट्स, अगले नंबर पे हमारे पास क्या आता है। अगले नंबर हम देखते हैं यहाँ पे सेल डिवीजन के स्पेशल क्राइटेरिया को, यानी डायरेक्ट सेल डिवीजन एंड इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट सेल डिवीजन। किसको, डायरेक्ट सेल डिवीजन। अब डायरेक्ट सेल डिवीजन को टू टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है क्या, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक डिवीजन। क्या, प्रोकैरियोटिक डिवीजन बोलता है कि जो डिवीजन्स होते हैं काफी सिंपल होते हैं। क्या, इनको सिंपल डिवीजन कहते हैं, और इसमें 20 मिनट का टाइम लगता है कंप्लीट होने में, यानी MCQ यहां से भी बनता है। क्या, MCQ यहां से भी बनता है। तो याद रखना कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक डिवीजन में केवल कितना समय लगेगा, 20 मिनट। पूछेगा तो आप बताओगे MCQ। ठीक, आगे यहाँ पे क्रोमोसोमल डिवीजन, यानी स्पेशल जो न्यूक्लियाइड होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, कंप्लीट न्यूक्लियस देखने के लिए नहीं मिलता। क्या मिलता है, कंप्लीट न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता। वहां पे न्यूक्लियाइड होते हैं क्योंकि वहां पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियाइड होता है स्टार्ट 1.2 हमारे पास प्रोड्यूस करेगा बोथ देन, यहाँ पे डायरेक्शंस, यानी एक ही डायरेक्शन, अलग अलग नहीं, एक ही डायरेक्शन में पूरा काम खत्म। किसका, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का, वह भी 1 पॉइंट से। ठीक, आगे बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, द अटैचमेंट पॉइंट सेपरेट टू नियर बी पॉइंट्स, यानी हमारे पास जो अटैचमेंट पॉइंट्स होता है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक, इसके यहां से नियर बी पॉइंट से। आगे बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन आल्सो ग्रो, यानी सेल मेम्ब्रेन वहां पे ग्रो कर रहा होता है हमेशा की तरह। ठीक, आगे बोल रहा है सेपरेटेड द रिप्लिकेटेड न्यूक्लियाई, यानी जैसे ही हमारा रिप्लिकेटेड न्यूक्लियाई होगा उसके साथ वो क्या करेगा, अलग हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इसमें केवल MCQ एक ही है, यही बनता है 20 मिनट वाला, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बोलता है ए माइटोसिस डिवीजन। ठीक,
एमाइटोसिस डिवीजन इसको बोलते हैं, और असूत्रीय विभाजन हिंदी में। ठीक, आगे इनको रिमार्क ने 1855 में रिप्रेजेंट किया था। शायद एमसीक्यू यहां से भी पूछ ले, तो एमसीक्यू के लिए आप इसको भी लेके जाइएगा। ओके, आगे बोलते हैं ये सिंपल एंड डायरेक्ट डिवीजन का पार्ट होता है। क्या? सिंपल एंड डायरेक्ट डिवीजन का पार्ट होता है। आगे बोलता है जो न्यूक्लियर, क्या? न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो रिमाइंस इंटरैक्ट होता है। क्या? इंटरैक्ट बोलते हैं इनको, इंटरैक्ट। ठीक, तो यहां से हमारे पास जो हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, यहां पे खत्म हो जाएगा। आगे बोलते हैं क्या कि कैरियोकोनोसिस, क्या? कैरियोकोनोसिस यानी केंद्रक विभाजन, न्यूक्लियस का जो डिवीजन होगा वो हमारे पास क्या बोलता है इसको, एलोनेशंस। क्या? एलोनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कैरियोकोनोसिस के साथ हमारे पास क्या होगा, एलोनेशंस की एक्टिविटी होगी न्यूक्लियस की, एंड वो फॉलो करेगा किसको, साइटोकाइनेसिस को। ठीक, आगे देखते हो क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ डिवीजन, यानी इस टाइप का जो डिवीजन होता है वो ओनली हमारे पास स्पेशलाइज्ड जो सेल्स होते हैं। क्या? स्पेशलाइज्ड जो सेल्स होते हैं, विशेष सेल्स होते हैं, किसमें? मैमेलियन के कार्टिलेज। क्या? मैमेलियन की कार्टिलेज। उसके बाद हमारा मैक्रोन्यूक्लियस ऑफ सिलिएट्स हमारे पास पैरामीशियम के अंतर्गत, एंड हमारे पास जो अदर सेल्स होते हैं, किसके? अदर्स हमारे पास यहाँ पे जनरेशंस के सेल्स होते हैं, इनकी बात करें, या फिर हमारे पास दो काम रखना। पहली बात कि मैमेलियन के कार्टिलेज जो है, ठीक, आईएमपी इसको भी कर लेना कि मैमेलियन की जो कार्टिलेज होते हैं, या फिर हमारे पास सिलिया, स्पेशल पैरामीशियम का सिलिया होता है, उसके अंदर डिवीजन देखने के लिए मिल जाता है। स्पेशली कैसा? माइटोटिस डिवीजन। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, और जो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं वर्क लेते हैं इसमें। ठीक, सबसे पहले हमारा फिगर नंबर 1 दिखाई दे रहा है। फिगर नंबर ए में हमारे पास एक नॉर्मल सेल्स है। क्या है? नॉर्मल सेल है। ये सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास होता है कैरियोकोनोसिस का एक्टिविटी होगा। क्या? दूसरे फिगर में कैरियोकोनोसिस होगा। इनका जो है न्यूक्लियस है ये दो पार्ट में धीरे धीरे टूटने लगा, इनके स्पंडल टूटने लगेंगे। ये दोनों से तीसरे नंबर पे भी वही फेज आगे है। चौथे नंबर पे क्या होगा, यहाँ पे कैरियोकोनोसिस का जो फेज होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक, चौथे नंबर पे कैरियोकोनोसिस कंप्लीट, और पांचवें नंबर पे हमारे साइटोकोनोसिस कंप्लीट होंगे, और इनसे दो सेल का फॉर्मेशन, 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, आगे बोलते हैं डिसएडवांटेज की बात कर रहा है ऑफ डायरेक्ट डिवीजन, यानी डायरेक्ट डिवीजन के डिसएडवांटेज क्या है, इनको देखना है। बोलता है एलोनेगेटेड क्रोमोसोम फाइबर्स ब्रेक ड्यूरिंग, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस की बात करता है ऑफ न्यूक्लियस, यानी स्पेशली डायरेक्ट डिविजन्स में क्या होता है, जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं उनमें एक घिंचाव देखने को मिलता है। क्या? एक घिंचाव देखने के लिए मिल जाता है। आगे बोलता है इट डज नॉट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट क्रोमेटिन मटेरियल इक्वल इन 2 डॉटर्स, यानी एक दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है यहाँ पे कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिंग नहीं होती इक्वल जेनेटिक मटेरियल का। क्या? इक्वल जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूटिंग यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाता। आगे बोलता है हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इरेगुलेशन देखने को मिलता है, यानी रेगुलर और इरेगुलर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस जो होते हैं वो दोनों एक जैसे डॉटर सेल्स के नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जेनेटिक मटेरियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर नहीं हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है इनडायरेक्ट डिवीजन। क्या? इनडायरेक्ट डिवीजन। इनडायरेक्ट डिवीजन में बोलते हैं क्या है, ये टर्म इनडायरेक्ट डिवीजन इज यूज्ड ऑफ बोथ, हमारे पास कैसा माइटोसिस की बात कर रहा है और म्यूसिस की बात कर रहा है, यानी माइटोसिस और म्यूसिस को हम लोग किसमें बोलते हैं, डायरेक्ट डिवीजन बोलते हैं। तो कभी कभी आईएमपी यहां से भी इसको नोट कर लेना। ठीक, आईएमपी इसको भी ध्यान देना। एमसीक्यू यहां से भी पूछ सकता है कि हमारे पास बताओ कि एक एग्जांपल दे दे, या फिर डायरेक्टली पूछ ले कि बताओ भाई साहब कि हमारा जो माइटोसिस है या म्यूसिस है इसमें किस टाइप का डिवीजन हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए ये इनडायरेक्ट डिवीजन है। कैसा है? इनडायरेक्ट सेल डिवीजन या इनडायरेक्ट सेल रिप्रोडक्शन है। ठीक, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे बोलता है क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास पूरा एक्टिविटी देखें तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है या डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड हमारे पास अगेन जितने भी
रिफॉर्म है न्यूक्लियाई के, वो सारे सारे डिविजन्स होंगे, एक लार्ज सेल साइकिल्स कंप्लीट होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक लार्ज सेल साइकिल कंप्लीट होता है और एक लार्ज सेल साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक डॉटर सेल्स की कहीं ना कहीं उत्पत्ति होगी। यानी कोई भी डिवीजन डायरेक्ट नहीं होगा, उनमें एक प्रोसेस होगा, काफ़ी बड़ी साइकिल्स होगी, उस साइकिल्स में धीरे धीरे करके हमारे सेल डिवीजन आगे की तरफ होते जाएंगे। ठीक, वो एक प्रोसेस में धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे आगे की ओर और वो पूरा पूरा एक साइकिल बनाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलता है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसी में डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं टाइप ऑफ सेल डिवीजन में कि आखिरकार टाइप ऑफ सेल डिवीजन है क्या। हमने देखा कि सबसे बेसिक चीज़ों में टाइप ऑफ सेल डिवीजन में हमारे पास 2 टाइप्स के सेल्स डिवीजन मिलते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास मिलेगा यहाँ पे क्या नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि माइटोटिस की बात कर रहा है, किसकी, माइटोटिस की बात कर रहा है। और नंबर 2 हमारे पास क्या है, मियोसिस की बात कर रहा है। यानी मियोसिस और माइटोसिस को हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ से प्रोफेज स्टार्ट होगा, क्या होगा, प्रोफेज स्टार्ट होगा, हम लोग टीलोफेज की तरफ बढ़ेंगे। यानी प्रोफेज से प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज और लास्ट में जाके यहां से हमको क्या मिलेगा, 2 स्पेशली सेल, यहां से एक सेल इधर और एक सेल इधर, यानी 2 सेल हमको मिल जाएंगे। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है आप ध्यान दीजिएगा केवल इसमें एक ही चीज कि हमारे पास टाइप ऑफ इनडायरेक्ट सेल डिवीजन के 2 ही कैटेगरी है, माइटोसिस और मियोसिस। हम लोग बारी बारी इसको देखेंगे। यानी आज के क्लास में हम लोग किसको डील करने जा रहे हैं, यहाँ पे नंबर फर्स्ट को डील करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइटोटिस डिवीजन। ओके, ठीक, वैसे आपको पीडीएफ में ये नोट्स मिल जाएगा, आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखो हम जिस साइकिल्स की बात कर रहे थे कि काफी हमारे स्टेज होते हैं माइटोसिस डिवीजन के, क्या माइटोसिस डिवीजन के हमारे एक साइकिल्स होगा, काफी एक स्ट्रॉन्ग साइकिल्स होता है और उसी स्ट्रॉन्ग साइकिल्स को यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश किया गया है कि जो हमारे क्रोमेटिन होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे होते हैं उसी ऑर्डर में और इंक्रीज करते करते हुए स्पेशल पेरेंट सेल से, कैसे, पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगे। कैसे, पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे नंबर फर्स्ट, इसको बोलते हैं इंटरफेज, इसके पहले आता है हमारा जीवन फेज जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के बाद इंटरफेज आएगा, इंटरफेज के बाद हमारे पास आता है प्रोफेज, प्रोफेज से हम चलेंगे यहाँ पे लेट प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बाद हमारा साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा और डॉटर सेल्स बन जाएगा। इसी के बीच के सारे जो प्रोसेस है, एक सेल से यहाँ और दूसरा सेल यहाँ बनना, हम इसी को बोलते हैं सेल रिप्रोडक्शन यानी सेल डिवीजन। और ये पूरी जो साइकिल दिखाई दे रही है, इस पूरे साइकिल्स को हम लोग बोलते हैं स्पेशली क्या, सेल साइकिल। क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल में हम लोग किसको देख रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है द स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड सेल डिवीजन। ठीक, तो चलते हैं इसी प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से हमारे पास सेल साइकिल। सेल साइकिल हमारे पास सबसे पहले देखिए क्या है, बोलता क्या है, इट इज द सीरीज ऑफ चेंज दैट अकर इन सेल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन डिवीजन टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट डिवीजन। यानी एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन की तरफ, क्या, एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन की तरफ बढ़ना पूरा पूरा सेल साइकिल का कन्फर्मेशन है। ठीक, कि एक डिवीजन होगा उसमें, फिर वो नया सेल बनाएगा, उसमें डिवीजन होगा, फिर नया सेल बनाएगा, उसमें डिवीजन होगा, नया सेल बनाएगा। यानी ये पूरा स्टेप बन के पूरा एक सेल साइकिल कंप्लीट करता है। आगे बोलता है द पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। स्पेशल ये भी याद रखना, एमसीक्यू यहां से आएगा आईएमपी फॉर्म में, किसमें, आईएमपी फॉर्म में एमसीक्यू के लिए, किसको, एमसीक्यू के लिए आप ये पॉइंट याद रखेंगे। कभी बोलता है कि जनरेशन, व्हाट इज जनरेशन टाइम, क्या, व्हाट इज जनरेशन टाइम, जनरेशन टाइम्स के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, बताएंगे क्या कि हमारे पास एक पीरियड होता है, द पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। यानी एक पूरे चक्कर को, क्या, एक पूरे चक्कर को, यहां से चक्कर चला है और यहां तक आने में जो इसको टाइम लगेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे जनरेशन टाइम। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग जनरेशन टाइम बोलेंगे। ये चीज आप याद रखना, एक चक्कर को पूरा करने में, किसके, सेल के एक चक्कर को पूरा करने में हमारे पास जो टाइम लगेगा उसको हम लोग जनरेशन टाइम बोलेंगे। ओके, आगे क्या बोलता है, सेल साइकिल टेक प्लेस इन द 3 स्टेज
ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो जाएगा, इसमें भी 3 रुकावट होंगी, यहां पुलिस चौकी होगा, यहां चौकी होगा, यहां चौकी होगा। ठीक, ऐसे कह सकते हो कि इनकी पूरी जो चक्कर होगी वो कितनी होगी, कितना हो गया भाई, इनकी चक्कर कितनी, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, तीसरा यहां पे होगा, यानी 3 चक्कर होंगे। पहले चक्कर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेज। क्या बोलते हैं, इंटरफेज, या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेज, या स्पेशल बोलते हैं इंटरमाइटोसिस। तो ये वाला जो पहला फेज है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहां से इंटरमाइटोसिस। क्या हो जाएगा, इंटरमाइटोसिस हो जाएगा। आगे बोलते क्या है, दूसरा फेज जिसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, या भी बोल सकते हो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग बोल देंगे न्यूक्लियर। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियर डिवीजन। और हमारे पास लास्ट जो तीसरा बचता है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ये चीज आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यानी एक पार्ट यहां पे, ठीक, क्या एक पार्ट आपको यहां पे दिखाई दे रही है, ठीक, एक पार्ट यहां पे दिखाई दे रही है, एक पार्ट यहां पे, यानी एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए 3 स्पेशली अलग अलग बंडल काम कर रहे होंगे। एक बंडल यहां इंटरमाइटोसिस, दूसरा न्यूक्लियर डिवीजन एंड तीसरा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ओके, कोई दिक्कत, नो डाउट्स होगा कमेंट बॉक्स है नीचे। ठीक, आगे हमारे पास है नंबर फर्स्ट। अब हमको पढ़ना है यहाँ से माइटोसिस के बारे में। सेल साइकिल हमने देख लिया, किसको बोलेंगे, कौन कौन पार्ट होगा। ठीक, यहाँ पे डब्ल्यू जो फ्लेमिंग थे, फ्लेमिंग को हम लोग स्पेशल फादर ऑफ माइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो एक एमसीक्यू तो यहाँ भी लेते जाओ कि फादर ऑफ माइटोसिस की जब बात किया जाए तो हमको एमसीक्यू के समय स्पेशल याद होना चाहिए कि डब्ल्यू जो फ्लेमिंग थे, इन्होंने स्पेशली हमारे पास माइटोसिस जो डिविजन्स हैं उसके बारे में डिटेल बताया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग कैरेक्टर्स को देखते हैं कि आखिरकार कैरेक्टर्स कैसा होगा। हमारे पास जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, क्या सोमैटिक सेल्स होते हैं, स्पेशल यहाँ पे जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें सोमैटिक डिवीजन देखने को मिलता है। यानी पता हमको आल्सो जिस टाइप का सेल्स होगा सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक डिवीजन मिलेगा। दे आर बोलता है यहाँ पे अदर सेल्स आर कॉल्ड यहाँ से माइटोसाइट्स, यानी स्पेशल जो हमारे माइटोसाइट्स, यानी इन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोसाइट्स बोलते हैं। तो माइटोसाइट्स जो होते हैं, ये IBIMP है कि माइटोसाइट सेल्स को क्या बोलते हैं। तो हम लोग जो सोमैटिक सेल्स होता है, सोमैटिक सेल्स में सेल डिवीजन के समय हमारे पास सोमैटिक डिवीजन होते हैं, हम इन्हें स्पेशली क्या बोलते हैं, माइटोसाइट सेल बोलते हैं। आने यहाँ पे देखते हैं क्या, इट ऑन इक्वलेशन, क्या हमारे पास है इक्वल डिवीजन्स होते हैं, और जो हमारे क्रोमोसोम्स का डिवीजन होगा वो कैसा होगा, इक्वल होता है। और जो हमारे डॉटर सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो बराबर बराबर होगा। मतलब कहने का ये है, मतलब कि यहाँ पे एक सेल है, ये 2 सेल को बना रहा होगा, तो स्पेशली जो इनका मटेरियल बंटवारा होगा, ठीक, वो दोनों में 1/2 और 1/2 के फॉर्म में होगा। यानी बराबर बराबर सेल डिवीजन देखने के लिए मिलेगा मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे। ओके, आगे कह रहा है कि यहां से हर समय हमको कितने मिलेंगे, 2 सेल का फॉर्मेशन होता, कहता है 2 डॉटर सेल और फॉर्मेड, यानी हमेशा यहां पे 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होगा। ठीक, आगे बोलता है इट टेक अबाउट 30 मिनट टू 3 आवर्स, यानी ये भी लाइन याद रखना है एमसीक्यू के लिए। कौन सा, ये इंपॉर्टेंट रखना है एमसीक्यू के लिए कि 3 घंटे, मतलब मिनिमम समय 30 मिनट और मैक्सिमम समय 3 घंटे लगते हैं एक पूरे साइकिल को कंप्लीट होने के लिए। ठीक, हम लोग देखेंगे आगे। फॉर द कंप्लीट ऑफ द डिवीजन, एक डिवीजन की बात कर रहा है, यानी एक डिवीजन को कंप्लीट होने में हमको 30 मिनट से लेकर हमको 3 घंटे तक लग सकते हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगले नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, आगे आता है कि स्पेशली हमारे पास क्या हो, ये देख लेते हैं 11वें नंबर पे कि फेज ऑफ माइटोसिस या सेल डिवीजन। सबसे पहले देखे हमने वहीं देखा था तीनों पार्ट को कि सेल साइकिल
ऑफ माइटोसिस, अलग अलग स्टेज में देखा होगा हमने। हमको क्या मिलेगा, इंटरफेज मिल जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, कैरियोकाइनेसिस फेज, साइटोकाइनेसिस फेज। बार बार आ रहा है, इसको याद रखिएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। आगे बात करते हैं, ये हमारा है सेल साइकिल। आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्या आपको ये नहीं दिखेगा, बट हम एक बार कोशिश करते हैं, शायद हमको लगता है कि आपको दिख जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। ठीक, कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ कुछ ये दिखाई दे रहा है। हम लोग एक शॉर्ट कवरेज लेंगे, क्या एक हम लोग शॉर्ट कवर ले रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे देगा। ओके, जो देखो मैं तो ब्लैक हो गया, लेकिन ये सही से दिखाई दे रहा है, ये भी ब्लैक हो गया मेरे साथ। ठीक, ये देखो पूरा चक्कर है, क्या है, ये पूरा चक्कर है। चक्कर का मतलब समझ रहे हो ना, ये पूरा पूरा हमारा जो चक्कर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हमारा ये पूरा एक पॉइंट्स है, क्या है, एक पूरा पॉइंट्स हमको दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट्स को हम लोग नाम देते हैं, क्या, इस पॉइंट्स को हम लोग नाम देंगे, क्या, इसको बोलते हैं सेल साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, सेल साइकिल। तो हमारे पास ये है सेल साइकिल। ठीक, तो हमारे पास सेल साइकिल है, इसमें आपको दिख रहा होगा। ठीक, इसके अलग अलग, ये देखो पहला जो दिखाई दे रहा है, पहला पॉइंट्स हैं, इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं इसको, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है G1 फेज, एक होता है G2 फेज। ठीक, हम आगे डिस्कवर करेंगे उसको, सही से डिराइव करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या कहा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास G2 फेज की बात करें, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेज के नाम जानते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेज के नाम जानते हैं। यहाँ पे रिप्लिकेट जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या, यहाँ पे सेंट्रोमियर्स हमारे पास पाया जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड पाया जाएगा, एंड ब्रेक हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास लूजिंग कोलिंग, यानी स्पेशल जो इनकी क्या होती है, क्वाल होती है। ठीक, जो क्रोमोसोम की क्वाल होती है वो क्या होती है, वो लूज पड़ने लगती है। क्या होती है, लूज पड़ने लगती है, और यहां से रिप्लिकेट क्रोमोसोम हमको मिल जाते हैं। फिर दूसरे फेज में हमारे पास आता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्पंडल फाइबर्स को निर्माण कर लेते हैं। क्या करते हैं, स्पंडल फाइबर का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, और हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो याद रखना, प्रोफेज के अंतर्गत जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और स्पंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है, और हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका कंडेंसेंस हो जाता है। ठीक, ये चीज आप याद रखेंगे। अगला नंबर है, यहां से प्रो मेटाफेज क्या हो रहा है, जिसको हम लोग तीसरे फॉर्म, यहां दूसरा फॉर्म हो गया, ये हमारा तीसरा फॉर्म है। तीसरे फॉर्म में प्रो मेटाफेज है, जिसमें क्या होगा, स्पंडल फाइबर जो होगा वो अटैच हो जाएगा। क्या होगा, स्पंडल फाइबर्स अटैच होता है, किससे, क्रोमोसोम से। ये लाइन याद रखना है, हर एक लाइन यहां से मल्टीपल चॉइस बनती है। क्या, हर एक लाइन मल्टीपल चॉइस यहां से बनती है कि हमारे पास स्पंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम। ठीक, आगे बोल रहा है हमारे पास फिर क्रोमोसोम का कंडेंसेंस होगा, इन चीज को छोड़ो। ठीक, इसको याद रखना, ये पॉइंट्स हमारा MCQ के लिए जाएगा। क्या, ये पॉइंट्स हमारा MCQ के लिए जाता है। ठीक, और ये भी पॉइंट्स हमारा MCQ के लिए जाता है, ये चीज आप याद रखना। ठीक, कि ब्रेक डाउन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन कहां होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोफेज में होता है। ठीक, स्पंडल फाइबर्स टू अटैच क्रोमोसोम कहां होगा, वो प्रो मेटाफेज में देखने के लिए मिलेगा। एंड हमारे पास मेटाफेज में क्या मिलेगा, मेटाफेज में हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे पास कैसे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। कैसे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। अब बात करें एनाफेज की, नंबर ये 4 हो जाएगा। नंबर 5, एनाफेज जो होता है उसमें जो हमारे सेंट्रोमियर्स होते हैं वो डिवीजन हो जाते हैं। तो MCQ यहां से भी बनेगा। क्या, MCQ यहां से भी बनेगा कि बताओ सेंट्रोमियर्स होते हैं वो कहां डिवीजन होते हैं या कहां पे डिवाइड होते हैं, किस स्टेज में। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सेंट्रोमियर्स जो होते हैं वो एनाफेज के अंदर डिवाइड होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या बना, डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, वो भी अपोजिट पोल की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहां से भी MCQ बनेगा, यहां से भी MCQ बनेगा कि बताओ जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो मूव करते हैं कहां पे, अपोजिट पोल की तरफ। किधर, अपोजिट पोल की तरफ। ठीक, आगे बोलता है टेलोफेज। नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 में हमारा टेलोफेज क्या है, नियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म, यानी हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उनको रिफॉर्म कर लिया जाता है, पुनः बना लिया जाता है। तो एक MCQ फिर यहां से भी बनेगा कि बताओ भैया जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो किस स्टेज में,
क्या, किस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टीलोफेज होता है, टीलोफेज में पुनः न्यूक्लियस बन जाता है, यानी फिर से न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन कहां ब्रेक डाउन हुआ था, हमारे पास जो हमारा प्रोफेज था इसमें हमारा ब्रेक डाउन हो गया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो जाएगा और जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे पास कंडेंसेंस हो जाएंगे, यानी ये दो पार्ट में डिवीजन अलग अलग हो जाएंगे और जो स्पेंडल फाइबर्स होता है वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है। क्या, डिसअपेयर की बात कर रहा है, डिसअपेयरिंग होने लगेगा। ठीक, इस चीज को ध्यान देना। तो एमसीक्यू तो यहां से भी कभी पूछ सकता है। ठीक, आगे बोलता है लास्ट में हमारा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस की एक्टिविटी होगी। क्या होगी, साइटोकाइनेसिस की एक्टिविटी होगी। और ध्यान देना ये जो प्रोसेस पूरा है इस प्रोसेस को हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, यानी दूसरा स्टेज था, ये पहला स्टेज है और ये तीसरा स्टेज है। ठीक, तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन देखने को मिलेगा और जो पेरेंट सेल्स होगा वो 2 डॉटर सेल्स में बढ़ जाएगा और यहाँ पे आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशंस के साथ, यानी जेनेटिक जो इंफॉर्मेशंस होंगे वो दोनों सेल में बराबर जाएंगे और हमारे पास जो जीवन फेज है या जीन ऑफ फेज जिसको बोलते हैं, वहां से जो हमारे डॉटर सेल्स होंगे उनका ग्रोथ होगा, उनमें डेवलपमेंट होगा और उनकी वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। ठीक, जिसको भी स्क्रीनशॉट करना है वो स्क्रीनशॉट कर ले। हम कैमरे की लाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कराएंगे, वैसे भी हमने कैमरे की लाइट को बढ़ा लिया है, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले फेज की तरफ, बढ़ते हैं सबसे पहले इंटरफेज पे। कहां बढ़ते हैं स्टूडेंट, इंटरफेज पे, क्योंकि हमको तो देखना क्या है, हमको देखना है इंटरफेज। इंटरफेज जिसको बोलते हैं, इसको प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि प्री सिंथेटिक फेज जो होता है वो 10 से 20 घंटे लेता है। कितना, 10 से 20 घंटे का पूरा एक लंबा टाइम लेता है। ठीक, बोलता है क्या है, इस फेज में नो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कोई भी क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता है। बोलता है क्या है, इन द न्यूक्लियस बट सेल, हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक जो रिएक्शंस उनके अंदर हो रहे हैं। क्या, कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक चेंजेस टू मेक, यहाँ पे अलग अलग चेंजेस इनके बॉडी में होने लगते हैं। क्या होते हैं, इनके बॉडी में अलग अलग चेंजेस होंगे, किस बेसिस पे, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। ध्यान देना स्टूडेंट्स, कैटाबोलिक रिएक्शंस एंड एनाबोलिक रिएक्शंस डिफरेंट बिटवीन केमिकल और रिएक्शंस बेसिस, यानी हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे कैटाबोलिक और एनाबोलिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग करते हैं। एनाबोलिक का मतलब होता है कि स्पेशली एडिशन रिएक्शंस, यानी छोटे छोटे कंपाउंड्स को, छोटे छोटे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपस में जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि हमारे पास कैटाबोलिक क्या कहता है, कटर रिएक्शंस, यानी छोटे छोटे कंपाउंड्स को तोड़ के, सॉरी छोटे छोटे कंपाउंड्स को जोड़ के हम क्या बनाएंगे, बड़े कंपाउंड्स बनाएंगे, जिसको एनाबोलिक कहेंगे। और बड़े कंपाउंड्स को तोड़ के छोटे छोटे कंपाउंड बनाएंगे, इसको एनाबोलिक। एनाबोलिक मतलब यहां पे एडिशन रिएक्शंस। क्या, एनाबोलिक मतलब एडिशन रिएक्शन, छोटे छोटे लोगों को जोड़कर बड़े रिएक्शंस को बनाना, बड़े केमिकल्स को बनाना। और कैटाबोलिक का मतलब कटर रिएक्शंस, बड़े केमिकल को तोड़ के छोटे छोटे केमिकल को बना देना, इसको हम लोग बोलेंगे कटर रिएक्शन, यानी कैटाबोलिक मैकेनिज्म। ये देखने को मिलेगा और इसमें डिफरेंट प्लेस, हमको डिफरेंट स्टेज मिल जाते हैं। नंबर फर्स्ट जिसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे जीवन गैप, ग्रोथ स्टेज, या फिर हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फर्स्ट स्टेज के नाम देंगे, या जीवन स्टेज का नाम देंगे, या प्री सिंथेटिक फेज का नाम देंगे। और इनको देखो बनाने में ना 10 घंटे यहां लगते हैं, 10 से 20 घंटे, तो ये दोनों इसके टाइप्स हैं। तो पहला फेज को कंप्लीट करने में हमारे पास कितना, 8 से 6, 7, 8 घंटे लग सकते हैं। इसमें क्या क्या होगा, इसमें बोलता क्या है, इसमें हाई, बोलता क्या, हाई मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेज इन सेल साइज, मतलब यहाँ पे जो सेल साइज होगा सबसे ज्यादा तेज बढ़ाया जाएगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी करके। एंड हमारे पास क्या होगा, डुबलिंग होगी, किसकी डुबलिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, मतलब जितने इसके बॉडी में ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, सेल के बॉडी में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी डुप्लीकेशंस होती है, उसको पहले बनाया जाता है। ध्यान देना, पहले सेल के ऑर्गेनेल्स को बनाते हैं, उसके बाद हम लोग
कहीं ना कहीं सेल डिवीजन कराते हैं। बिना ऑर्गेनेल्स के डिवीजन कराए हम आगे बना दे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बचेगा, गोल्गी ऑपरेटर कैसे बचेगा, आगे जाके काम कैसे होगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान देना कि पहले क्या होता है, पहले उनमें हाई मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, उनके वजह से हमारे पास जो इंक्रीज इन द सेल साइज का इंक्रीजिंग होगा और डबलिंग होगा किसके, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की। ठीक, खासकर किसके, सेंट्रियोल्स होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। यानी दो काम ज्यादा अच्छे से देखने के लिए मिलेगा कि जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स एंड जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के आरएनए सीरीज होते हैं। आरएनए में तीन ही साइज देखने के लिए मिलेगा, कौन कौन हमारे पास, हमको बोलते हैं एमआरएनए, क्या मिलेगा, एमआरएनए, हमारे पास टीआरएनए होगा। ठीक, उसके बाद आरएनए, यही तीनों आरएनए होंगे। यानी तीनों आरएनए का क्या होगा यहाँ पे, और डिफरेंट टाइप से फॉर्मेशन होगा और उसके साथ साथ सेंट्रियोल्स भी बनेगा, किसमें, पहले फेज में। ठीक, जिसको जीवन फेज या ग्रोथ फेज फर्स्ट या प्री सिंथेटिक फेज बोलते हैं। 6 से 8 घंटे लग जाएगा इसको पूरा करने में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एस फेज कहते हैं, सिंथेटिक फेज इसको बोलते हैं, 5 से 7 घंटे लग सकते हैं इसमें। ठीक, बोलता क्या है, इसमें हमारे पास डुप्लीकेशन होता है, किसका, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा एंड सिंथेसिस ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है, हिस्टोनिक प्रोटीन्स, जितने भी हमारे हिस्टोनिक प्रोटीन्स होंगे एंड हमारे पास जो क्रोमोसोम होगा उसका डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन हमारे क्रोमोसोम्स का होगा, यानी एमसीक्यू तो यहां से भी बनेगा कि बताओ भाई किस स्टेज में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। ठीक, तो बता सकते हो कि जो एस फेज होता है, फ्री सिंथेटिक फेज होता है, वहां पे डुप्लीकेशन देखने को मिलता है, किसका, स्पेशली क्रोमोसोम का। ठीक, आगे बढ़ेंगे सिंथेसिस की बात करेगा कि बताओ भाई कि जो हिस्टोन प्रोटीन है उसको कहां से लाओगे, उसको कहां से सिंथेसिस करोगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेटिक प्रोटीन्स होती है, जिसको डीएनए के साथ जो लगा होता है, उसका भी सिंथेसिस करेंगे। भाई साहब तो रुके तो रहो, कहां से होगा, सिंथेटिक फेज से होगा। यानी एक एमसीक्यू यहां से भी बनता है। देखो मैं पढ़ा रहा हूं, अभी एमसीक्यू कराऊंगा तो आपको पता होगा, वो तो एप्लीकेशन पे टेस्ट होगा तो वहां पे सारे बच्चों को मिल जाएगा। ठीक, तो यहां पे हिस्टोनिक प्रोटीन जो होगा उनका सिंथेसिस होगा एस फेज के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बोलता क्या है, यहां से बोलता है 2n क्रोमोसोम विल चेंज इनटू 2n, यानी जो 2n क्रोमोसोम होगा, जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होगा वो 2n के फॉर्म में होगा, यानी 2 डिप्लॉइड सेल्स, यानी एक डिप्लॉइड क्रोमोसोम से 2 डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे। ये भी फेज हमको देखने के लिए मिलेगा कहां पे, एस फेज के अंतर्गत। ठीक, ये चीज आप याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हमको G2 फेज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, G2 फेज दिखाई देता है, जिसको हम गैप फर्स्ट या पोस्ट सिंथेटिक फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट सिंथेटिक फेज बोलते हैं। 2 से 5 घंटा लगाएगा। ठीक, इसमें क्या क्या होगा, इसमें पहला काम बोल रहा है कि सेल की वॉल्यूम बढ़ाई जाएगी। क्या होगी, यहां पे इंक्रीज कर देगा, क्या, सेल की वॉल्यूम। यानी एक एमसीक्यू यहां से भी लेके जाओ, देखो एमसीक्यू ही निकल रहे हैं, क्या, एमसीक्यू निकल रहे हैं, नहीं भरमार एमसीक्यू का है, लेकिन हम लोग पढ़े तब ना ढंग से पढ़ोगे तो एमसीक्यू इतना आता है। स्टूडेंट हमसे फोन करके क्या बोलेंगे, मैसेज करके, सर पेपर में एमसीक्यू आता है बट पता नहीं चलता कहां से आता है। तो एमसीक्यू निकालना हम टीचरों का काम है कि हम लोग टीचर्स स्पेशली एमसीक्यू कहां से बना के दे रहे हैं, और आपका काम है कि आप पढ़ते समय सही तरीके से अपने एमसीक्यू को कहीं ना कहीं रिवाइज करते जाइए, पॉइंट को समझते जाइए कि ये बोल रहा है तो यहां से एमसीक्यू इतना आ सकता है या आएगा, ये चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलते हैं, इसमें क्या बोलता है, इसमें क्या क्या होगा भैया, हमारे पास सेल का साइज बढ़ जाएगा। जब सेल का साइज बढ़ जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टेड, जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टेड होंगे उनमें डिवीजन होने लगेगा। ठीक, एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए का सिंथेसिस होगा एंड प्रोटीन का भी कंटीन्यूअस सिंथेसिस होने लगता है। एंड यहाँ पे स्पेंडल बनने लगेंगे, एस्टर फॉर्मेशन होने लगेगा। यानी जो प्लांट सेल होगा, प्लांट सेल के अंदर हमारे प्लास्टेड एंड एनिमल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन होने लगेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का भी डिवीजन होना संभव है और हमारे प्लास्टेड के पास भी होना संभव है। क्यों होना संभव है, क्योंकि इन दोनों के पास खुद का डीएनए है। किसका है, खुद का डीएनए है। तो खुद का डीएनए है, इनको अर्ध स्वायत्त सेल बोलते हैं हिंदी में, यानी सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनेल्स है। कैसे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट
हमारे ऑर्गेनेल्स हैं, ये खुद को पहले डिवाइड कर लेंगे, इनके अंदर खुद पूरा पूरा एक प्रोसेस होता है डिवीजन का। कभी पढ़ाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में, भर भर के प्लास्टिड को भर के पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाऊंगा वहां पे कि भाई साहब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो वो कैसे डिवीजन करता है। सेल तो डिवीजन कर रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कैसे करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, उसके पीछे लॉजिक है कौन सा? डीएनए का होना, राइबोसोम का होना। ठीक, इसको तो देखेंगे बाद में। पहले हम लोग क्या देखें कि हमारे पास G2 फेज है, इसके अंदर क्या होगा? सेल की साइज बढ़ेगी, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड का क्या होगा? डिवीजन होगा, सिंथेसिस हो जाएगा, आरएनए का होगा और प्रोटीन का होगा, और स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, एंड हमारे पास एस्टर बन जाएंगे। एमसीक्यू यहां भी है, एमसीक्यू यहां भी है, और एमसीक्यू यहां भी है। ये अलग अलग एमसीक्यू हैं, ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ा एमसीक्यू तो यहां से निकल के जा रहा है। ठीक, आगे बोलता है एनर्जी स्टोर ऑफ द सेल इंक्रीजर्स, यानी भैया साहब यहां पे एनर्जी को स्टोर कर लिया जाएगा, इकट्ठा कर लिया जाएगा कि युद्ध लड़ना आगे, पूरी साइकिल कंप्लीट करनी है। पूरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमको कहीं ना कहीं क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी को स्टोर करना भी जरूरी हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या बचता है? G0 फेज। क्या G0 फेज बनता है? तो G0 फेज को थोड़ा ध्यान से देखना। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे मसल सेल्स, ये सब स्पेशल सेल्स में देखने को मिलते हैं। जितने भी मसल सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, आरबीसी सेल्स होता है, ठीक, इनके अंदर हमारे पास डिवीजन, ठीक, स्पेशल जी स्टेज में देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक, इस चीज को लिए यहाँ पे एक G0 फेज कंप्लीट होता है। ठीक, जो स्पेशल मसल सेल्स, नर्व सेल्स और आरबीसी सेल्स को डिवाइड करता है। ठीक, ये चीज आपको याद रहे। तो ये एमसीक्यू याद रखना, ये एमसीक्यू याद रखना, और यहां से ये एमसीक्यू याद रखना। मैंने बोला था ना 50 एमसीक्यू से ज्यादा निकलेगा आज के सेशंस में। 1 घंटे से ऊपर का सेशंस हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये 50 एमसीक्यू आपके साथ निकल के जाएगा। ठीक, तो याद रखना कि मसल सेल्स कहां पे डिवाइड करेगा, आरबीसी कहां पे करेगा, नर्व सेल्स कहां करेगा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जब न्यूक्लियस नहीं होता है तो सेंट्रोसोम नहीं होगा, सेंट्रोसोम नहीं होगा तो सेंट्रियोल्स नहीं होगा, सेंट्रियोल्स नहीं होगा तो स्पेशल कंडीशन दिखाना पड़ेगा, स्पेशल कंडीशन के लिए अलग से अवस्था लगानी पड़ेगी, तब जाके हमारा कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा। ठीक, रामायण नहीं पढ़ते, आगे चलते हैं। ठीक, आगे दूसरे फेज की बात करते हैं। हमारा पहला फेज खत्म हो गया, जिसको हम लोग ग्रोथ फेज कहते थे। दूसरा हमारे पास क्या है? कैरियोकाइनेसिस फेज है। कैरियोकाइनेसिस के फेज के क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास एक विशेष इवेंट होता है, और ये स्पेशली 4 छोटे छोटे फेज में डिवाइड हो जाता है। नंबर फर्स्ट, जिसको बोलते हैं प्रो फेज, हमने पीछे देखा था 50 मिनट, कितना? 50 मिनट का प्रो फेज होगा। और इस प्रो फेज में सबसे पहले क्या होता है? जो सेल्स होता है वो राउंड बाय राउंड पहले घूमेगा। क्या कहता है? घूमता है, और इसको बोलते हैं डीपॉलीमरेशन। क्या बोलते हैं? डीपॉलीमरेशन होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ इसके सब यूनिट बनेंगे, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स के सब यूनिट तैयार हो जाएंगे। साइटोप्लाज्म बिकम यहां से बोलता है वेस्कस बोलती है, साइटोप्लाज्म बिकम्स वेस्कप। उसके बाद सेंट्रियोसोल्स डिवाइडेड इनटू 2 डिप्लियोसोम, यानी जो सेंट्रोसोल्स क्या होगा? सेंट्रियोल होगा। पहला काम करना है इसी जगह से एमसीक्यू लेके जाना कि हमारे पास जो सेंट्रियोल्स होगा वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर क्या बनाएगा? यहाँ पे डिप्लोसोम का फॉर्मेशन करेगा। कभी ये भी पूछ सकता है एमसीक्यू में कि बताओ भैया डिप्लोसोम कहाँ बनता है, डिप्लोसोम किससे बनता है? तो जो डिप्लोसोम होता है वो सेंट्रियोल का बड़ा भाई है, यानी सेंट्रियोल से क्या है? सेंट्रियोल जब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा हम उसे डिप्लोसोम कहते हैं। और ये जो एक्टिविटी है ये कहाँ? प्रोफेज के अंदर देखी जाएगी, माइटोसिस डिवीजन में। ओके, आगे बात करते हैं। यहां से बोलता है क्या है? और बोलता है कि जब दोनों बनेंगे तो कहां जाएंगे? मूव टुवर्ड, हमारे पास अपोजिट पोल की तरफ भागने लगेंगे, और ये रेडिएटेड बाय यहाँ पे एस्ट्रल रे एंड स्पेंडल का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे एमपी हिस्ट्रगल बोलते हैं इसको, एमफी कंडीशंस, यानी एमपी मतलब समझो ना, दोनों तरफ जाना। ठीक,
एम्फी किसे बोलेंगे, जैसे एम्पोटेरिक उभयधर्मी, ठीक, वैसे ये एम्फी कंडीशंस में होंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ भाग सकते हैं। कैसे भागेंगे अगले फेज में देखते हैं। अगला फेज क्या रहा है, जो न्यूक्लियाई एंड हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्या है, न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक, डिसअपेयर की अपेयरिंग की बात करेगा, क्रोमोसोम्स अपेयर इज अ स्टॉक बोलते हैं इसको, ठीक, कहां से गया भाई साहब, नहीं दिख रहा है, हाँ, न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट, ठीक, और डिसअपेयरिंग क्रोमोसोम्स अपेयर एज यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक रॉड विथ ए पेयर ऑफ क्रोमेटिन, ठीक, क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स को जानते हो ना, छोटा भाई है क्रोमेटिन का, क्या, क्रोमेटिन का छोटा सा भाई है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का छोटा भाई क्रोमेटिड, ठीक, आगे क्रोमोसोम आर रिड्यूस करेगा स्पेशल 4% ओरिजिनल लेंथ को, ठीक, ओरिजिनल लेंथ को अपने 4% लूज कर देगा, कौन, क्रोमोसोम छोटा हो जाएगा, ठीक, उसके बाद लेंथ को ड्यू टू यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ स्पाइलेशंस की बात कर रहा है, यानी कंडेंसेशन यानी संघनन होगा, छोटा हो जाएगा, चिपक के 4% कम हो जाएगा, यानी 10 फीट का पाया जाएगा, 10 मीटर का होगा तो कितना हो जाएगा, स्पेशली वहां से 0.5 कम हो जाएगा, सॉरी 4 कम हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, ठीक। यहाँ से अगला फेज हमारे पास मेटा फेज आता है दूसरा, जिसको 2 से 10 मिनट लगेगा, काफी फास्ट होगा। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर कंप्लीटली हो जाएगा, गायब हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा। उसके बाद जो न्यूक्लियस होगा, ठीक, वो वहां पे क्या बनेगा, यहाँ पे डी क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे स्पेशली डिसअपेयर होगा न्यूक्लियस की आउट ऑफ कवरिंग के जितने मटेरियल हैं वो डिसअपेयरिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, स्पेंडल फार्मेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉरी स्पेंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, कंप्लीटली होगा, अरेंज हो जाएगा सेंटर में, किसके, सेल के सेंटर में हमारे पास स्पेंडल फाइबर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो क्रोमोसोम्स होगा उसको एलिगेंट बोलते हैं, एलिगेट ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पेंडल, ठीक, हमारे पास इक्वेटर ऑफ द स्पेंडल की तरफ बढ़ जाएंगे। आगे बोलता है द प्रोसेस इज कॉल्ड, हमारे पास इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या, कैनिजरेशन, क्या, कैनिजरेशन बोलते हैं। आगे बोलता है कि जो हमारे बिगर क्रोमोसोम्स होते हैं उनको अरेंज करते हैं टुवर्ड ऑफ पेरिफेरल या पेरिफेरिक बात करता है एंड स्मॉलर ऑन्स एंड द सेंटर, मतलब जो हमारे छोटे क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में एंड जो बड़े क्रोमोसोम्स होते हैं उनके किनारे अरेंज करता है हमारा स्पेंडल फाइबर, ठीक। आगे बात करते हैं, हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं इस स्टेज में, ये याद रखेंगे आप, एमसीक्यू लेके जाएंगे, यहां से क्या लेके जाएंगे कि हमारे पास बताओ कौन सा स्टेज है जहां पे क्रोमोसोम विजिबल हो पाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि क्रोमेटिन से पहली बार क्रोमोसोम्स विजिबल हो पाते हैं मेटाफेज में, किसमें, मेटाफेज के अंदर, ये लाइन याद रहे। आगे बात करता है स्टूडेंट्स, हमारे पास एनाफेज होगा, क्या होगा, एनाफेज होगा, 2 से 3 मिनट लगेगा, कितना, 2 से 3 मिनट लगता है। इसमें हमारे पास जो सेंट्रोमियर्स होते हैं, क्या, सेंट्रोमियर होते हैं, सेंट्रोमियर स्लिप्ट कर जाएगा, बढ़ जाएगा कितने पार्ट में, 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। एक डॉटर क्रोमोसोम्स आर यहाँ पे डॉटर क्रोमोसोम्स के फॉर्म में और अपोजिट, कितने, अपोजिट साइड की तरफ बढ़ने लगेगा, और इसमें स्पेशल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेंडल फाइबर कि भैया साहब हमारे पास इस पोल से इस पोल में जो स्पेंडल फाइबर्स लगे होते हैं, जैसे ऐसे सेल डिवीजन हो रहा है ऐसे स्पेंडल फाइबर लगे होते हैं दोनों तरफ, तो इन स्पेंडल फाइबर में क्या होगा, यहाँ पे कंडक्शन यानी सिकुड़न आने लगेगा, क्या होगा, सिकुड़न पिचकने लगेगा, ठीक, इस चीज को ध्यान देना। उसके बाद हमारा बोल क्या रहा है, टेलोफेज 1 घंटे का है, थोड़ा लंबा लेगा क्योंकि कंप्लीट करना है इसको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे क्या होगा, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, क्या बनेगा, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ से बन जाएगा। आगे बोलता है अराउंड क्रोमोसोम स्टोर, हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यदि ऐसे मटेरियल था, यहाँ पे ऐसे था, तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या 2 मेम्ब्रेन देखने के लिए मिल जाएंगे, किसके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। इसके अंदर क्या होगा, हमारा क्रोमोसोम पाया जाएगा। आगे बोलता क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म जनरेट हो जाएगा अराउंड क्रोमोसोम के, यानी यहां से क्या होगा, छोटे पतले से न्यूक्लियोप्लाज्म मान लेंगे। कहां से आएंगे, साइटोप्लाज्म से आते हैं, मैं बताऊंगा कभी प्रोसेस में। साइटोप्लाज्म से मटेरियल अंदर की तरफ जाएगा और वहां क्या कराएगा, उसको जनरेट कराएगा आस्मोस, क्या से, सॉरी, एक एक्टिविटी होता है जो कौन सा बोलते हैं, उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी और डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगी,
ऑस्मोसिस होगी। ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग पूरा मटेरियल अंदर की तरफ जाएगा और न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से कन्वर्ट करके न्यूक्लियोप्लाज्म का फॉर्मेशन किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे बोलता है स्टूडेंट यहाँ पे कि हमारे पास स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, ठीक, और जो हमारे पास जितने भी वहां पे फाइबर्स अनदर फाइबर्स होते हैं उनको डिसअपेयर यानी हट जाते हैं वहां से, ठीक। उसके बाद हमारे पास पूरी जो साइटोप्लाज्म होती है वो डिक्रीज होने लगती है और सेल जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। क्या सेल हमारा नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। लास्ट स्टेज बचता है हमारा यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। जो साइटोकाइनेसिस होता है उसको बोलते हैं क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक। अब हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा तब, यानी कैरियोकाइनेसिस होने के बाद हमारा साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं किसके, हमारे पास जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्या जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस देखने के लिए मिल जाता है, ठीक। आगे बोलता है, ये भी एमसीक्यू आएगा, ठीक। उसके बाद हमारा कहा है एनिमल सेल्स में हमारे पास क्या बोले, एनिमल सेल्स में सेल हमारे पास जो फ्लो होता है, सेल फ्लो फॉर्मेशन होता है एंड डिफरेंट टाइप्स के, यानी डिफरेंट जो हमारे एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर फिलामेंट्स का अरेंजमेंट होता है एंड हमारे पास सेंटर्स में यानी मिड बॉडी के अंदर, ठीक। और हमारे पास जितनी भी एक्टिविटी होती है मेम्ब्रेन की, चाहे वो ऑस्मोसिस की एक्टिविटी हो, चाहे वो मटेरियल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्टिविटी हो, सब हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी यहां से स्टार्ट हो जाती है, ठीक। आगे बोलता है सेल मेम्ब्रेन opposite sides in meet at the center and cell division into टू डॉटर सेल्स, यानी हमारे पास टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा और मिड पॉइंट से दोनों तरफ सेल हमारा बढ़ जाएगा। हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं इसको, ठीक। आगे हमारे पास क्या स्टूडेंट, आगे हमारे पास ये फिगर दिखाई दे रहा है। ये फिगर आपको शायद थोड़ा सा ज्यादा वाइट दिख रहा होगा, बट हम ब्लैक कर रहे हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक हो जाएगा, मैं काला हो जाऊंगा चलेगा, बट आप इसको ब्लैक कर लो, ठीक। ये ब्लैक हो गया, ठीक। अब ब्लैक के पोजीशंस में क्या देखो, सबसे पहले हमको देखना होगा नंबर फर्स्ट पॉइंट्स, यानी नंबर फर्स्ट पॉइंट्स में क्या मिलेगा, यहां से नंबर फर्स्ट हमारे पास यहां पे है। नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इसको हम लोग G2 फेज कहते हैं। क्या G2 फेज कहते हैं, G2 फेज G1 फेज एक ही में देख लेंगे, ठीक। आगे देखो सेंट्रोसोम हमारे पास जो है वो पेयर्स के फॉर्म में यहां बढ़ जाता है, एक से दो सेंट्रोसोम बनेंगे। जो क्रोमेटिन होता है वो डुप्लीकेटेड होता है, डुप्लीकेशन होता है इनका, मैंने ढेर सारे क्रोमेटिन बढ़ जाएंगे, दो कॉपी में बढ़ जाते हैं। जो हमारे पास न्यूक्लियोलस होगा वो भी बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां देखने के लिए मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां देखने को मिलता है। ये काम तो नॉर्मल सेल्स का। उसके बाद हमारा जैसे ही प्रोफेज आएगा उसके बाद हमारा जो हमारे पास माइटोटिक स्पेंडल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एस्टर बन जाएंगे एंड हमारे पास जो सेंट्रोसोम है क्या है, यहाँ पे सेंट्रोमियर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। सेंट्रोसोम हमारे पास दिखाई देगा, ठीक, इनके बॉडी के अंदर, और हमारा सेंट्रोमियर्स बढ़ के अलग अलग हो जाएंगे। और क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या होगा, टू सिस्टर क्रोमेटिड में बढ़ जाएगा। यानी टू सिस्टर क्रोमेटिड मतलब साथ ही में, ऐसे ऐसे होता नहीं, ऐसे होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको टू सिस्टर क्रोमेटिन बोलते हैं, जो एक ही साथ रहते हैं। कैसे, एक ही साथ दिखाई देंगे। आगे क्या बोलता है, प्रोमेटाफेज हमारे पास दिखाई देगा और बोलता है क्या है, फिलामेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, यानी फिलामेंट जो होगा वो फॉर्म में टूट जाएगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां से टूट जाएगा। और हमारे पास जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाता है और वहां पे ढेर सारे हमारे पास नॉन क्रोमेटो ढेर सारे क्या कर जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो हमारे पास स्पंडल से वो जुड़ जाएंगे, ठीक। आगे देखो यहां से हमारे पास अगला तीसरा चौथे में क्या कह रहा है कि जो मेटाफेज होगा, मेटाफेज में हमारे पास जितने भी क्रोमेटिन होंगे वो स्पंडल के साथ जुड़कर सेंटर में हो जाएंगे। क्या, सेंटर में हो जाएंगे। और हमारा जो पोल होगा, जितने भी हमारे सेंट्रोसोम्स होंगे वो पोल में डिवाइड होंगे, एक पोल ऊपर की तरफ, एक पोल नीचे की तरफ। यही से लिए सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा स्पेशल भूमिका निभाता है। आगे एनाफेज की बात करते हैं, जो हमारे पास टुगेदर यहाँ पे हमारे पास डॉटर क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे, यानी ये जो क्रोमोसोम्स है दो पार्ट में टूट जाएगा। क्या, ये देखो, ये यहां से इस पार्ट का अलग एक पार्ट बनाएगा, ये अलग बन जाएगा। कब, जब एनाफेज होगा तब। लास्ट में टिलोफेज में क्या होगा, टिलोफेज में हमारे पास पूरा जो क्लीवेज फरो दिखाई देने लगेगा
एंड न्यूक्लियर का जो एनवलप होता है वो बनने लगेगा, यानी न्यूक्लियर एनवलप यहां से बन जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा और न्यूक्लियस की फॉर्मिंग हो जाएगी और यही आगे चल के, ठीक, यही आगे चल के दो सेल का निर्माण कर लेगा। क्या? दो सेल का निर्माण हमको देखने के लिए यहां पे मिल जाएगा। ठीक, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस की बात करें, क्या करें? इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस की बात करें, थोड़ा सा कलर बढ़ा लेते हैं, नहीं तो भाई साहब हम भूतों जैसे दिख रहे हैं, जाने तो दिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको जानते हो बहुत है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है यहाँ पे कि हमारे पास नंबर फर्स्ट कि यहाँ पे हमारे पास जो सेल की साइज होती है वो मेंटेनेंस होती है। ठीक, एंड यहाँ पे जितने भी रीजनरेशन हैं, रिप्लेसमेंट हैं, वो सारे के सारे जितने भी रीजनरेशन करा सकते हैं सेल का। एंड हम लोग जितने भी डेड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उस डेड सेल्स को हम लोग खत्म करा सकते हैं। ठीक, नए फिर वहां पे ला सकते हैं। एंड हमारे पास मेंटेनेंस होता है जेनेटिक कंस्ट्रक्शंस का। ठीक, हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है उनको भी हम लोग लंबे समय तक रख सकते हैं अपने सेल से सेल के अंदर ऑर्गेनिज्म में। एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी हम लोग इस प्रोसेस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं किसके? क्रोमोसोम्स के। आगे इट सपोर्ट अ बेसिक रिलेशनशिप। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बेसिक सपोर्ट के लिए ये पूरा प्रोसेस करना काफी जरूरी हो जाता है। आज का पॉइंट्स खत्म होता है। मिलते हैं कल वाले वीडियो में लेके आपके लिए मियोसिस डिवीजन का अगला टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।